नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल थिंकर्स एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे हमारे देश में जो कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है उसी पे हमारा यह एक सेशन है। और हमारे देश में एक फंगल इन्फेक्शन चला हुआ है जो कि ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है, और ये कैसे लोगों को होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसे चर्चा करने से सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव जाति में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो चलिए आज का जो है हमारा सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले ज़रा सा सुनिएगा, एक थोड़ा दीजिएगा सैनिटाइज़र। बहुत देर से मैंने सैनिटाइज़ नहीं किया तो ज़रा सैनिटाइज़ कर लूँ, क्योंकि ये जो है कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है सैनिटाइज़र और मास्क। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मास्क मैं अकेले हूँ और हमारे जो है कैमरामैन है, तो बस इसीलिए मैं दूरी पे हूँ, 2 गज की दूरी है, मास्क ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सेशन होगा इसमें हम बात करेंगे एडवर्ड जेनर के बारे में। ये महापुरुष हैं, इन्होंने सबसे पहले जो वैक्सीनेशन की खोज की थी, यानी वैक्सीनेशन शब्द से लेकर के वैक्सीनेशन जो होता है इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। इन्होंने बहुत ही स्मार्टली जो है, स्मार्टली वो चीज उस समय देखा जो किसी ने नहीं देखा। यानी उस समय दो बीमारियां चल रही थी यूरोप महाद्वीप में। एक तो स्मॉल पॉक्स जो कि बहुत खतरनाक थी, जानलेवा थी, और एक काउ पॉक्स जो कि गाय में हुआ करती थी और गाय के माध्यम से ग्वालों को होती थी, लेकिन ग्वालों को ये बीमारी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती थी। ये माइल्ड बुखार के साथ में कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाती थी। बस यही इन्होंने इसी पे बहुत बड़ा रिसर्च किया। और इस पे इन्होंने क्या देखा कि जितने भी बड़े बड़े फार्म थे, फार्म हाउस थे, उनमें जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी लोग थे, उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों? बस इसका यही एक कारण इन्होंने, इनके दिमाग में बस एक यही कारण सूझा कि इन्हें काउ पॉक्स हुआ था, और काउ पॉक्स ने इन्हें इम्यूनाइज कर दिया था। यानी इम्यूनाइज बोले अगर इस माध्यम से किया कि इम्यूनाइज होने के बाद उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। बस ये इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा। इसे इन्होंने वैक्सीनेशन का रूप देने के लिए इन्होंने एक महिला, यहाँ आप तस्वीर देख रहे हैं, सारा नेल्मेस जो है, यह एक गवालन के पास गए और वो काउ पॉक्स से संक्रमित थी, और उन्होंने उससे सैंपल लेकर के एक स्वस्थ बच्चे, 8 साल के बच्चे में इन्होंने इम्प्लांट कर दिया उस इन्फेक्शन को। यानी काउ पॉक्स के जो थे सैंपल्स इन्होंने इम्प्लांट कर दिया इस छोटे से बच्चे में। 8 साल का बच्चे का नाम था जेम्स फिप। और ये जेम्स फिप जो था बिल्कुल स्वस्थ बच्चा था। इन्होंने काउ पॉक्स का जो सैंपल है इसमें इंटर करा दिया, और इससे यह देखने वाली आश्चर्यजनक बात पता चलती है इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि वो बच्चा 2 दिनों तक बुखार से पीड़ित था, और बुखार उसके 2 दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब ये जाते हैं फेज 2 में। अब इससे पहले ये समझिएगा कि उस समय तो इंजेक्शंस हुआ नहीं करती थी, तो इंजेक्शंस ना होने के बावजूद इन्होंने बहुत ही बेसिक और बहुत स्मार्टली इन्होंने अप्रोच किया, और ये डायरेक्ट यहाँ से जेनेटिक मटेरियल उठाया इन्होंने काउ पॉक्स का, और सीधे यहाँ जो जेम्स के हाथों में 5 चीरे लगाए और यहाँ पे इन्होंने इसे इंटर करा दिया काउ पॉक्स को। बस ठीक ऐसे ही इन्होंने अब सेकेंड फेज की ओर ये बढ़ चुके थे। सेकेंड फेज में इन्होंने जेम्स के शरीर में अब सीधे स्मॉल पॉक्स को इंटर कराया। यानी स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था उसे इंटर कराया इन्होंने बिल्कुल 7 दिनों के बाद जेम्स के शरीर में। अब इसमें जो जेम्स था इसे बिल्कुल भी कोई भी स्मॉल पॉक्स का बिल्कुल ये खतरा इसे नहीं हुआ, ये बिल्कुल स्वस्थ रहा। अब यहाँ से इन्होंने फेज 3 की तैयारी की, और जैसा फेज 2 था बिल्कुल ही सेम था फेज 3। फेज 3 में भी इन्होंने स्मॉल पॉक्स का जो था वायरस जेम्स के शरीर में इंटर कराया, और जेम्स बिल्कुल ही स्वस्थ था। यानी वो बिल्कुल इम्यूनाइज हो चुका था स्मॉल पॉक्स के प्रति। यानी उसका शरीर जान चुका था कि स्मॉल पॉक्स से कैसे लड़ना है, इम्यून सिस्टम उसका जो है मजबूत हो चुका था। ये बिल्कुल ही एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। बस इन्होंने इतना देखा, वो इम्यूनाइज हो चुका था पूरी तरह से, तो अब इन्होंने, वो पूरी तरह से इम्यूनाइज हो चुका था। ये जो बात है ये लगभग 1796 की ये बात है, और 1796 के बाद इन्होंने जो इम्यूनाइजेशन किया था इसे इन्होंने नाम दे दिया। इन्होंने नाम क्या दे दिया? वैक्सीनिया नाम से इसे सबसे पहले इन्होंने उच्चारित किया।
एक्चुअली में हुआ ऐसा कि अगर आप बात करें गाय की, गाय को इंग्लिश में हम काऊ बोलते हैं और लेटिन में इसे बोलते हैं, लेटिन वर्ड में वाका बोलते हैं। अब यही वाका से इन्होंने वैक्सीनिया में इसे कन्वर्ट कर दिया और वैक्सीनिया से जो है 18वीं शताब्दी के अंत में यह जो वैक्सीनिया शब्द था ये वैक्सीन में बदल गया और यहीं से जो है वैक्सीन की जो हुई खोज हुई। अब हम आते हैं अपने आज के परिदृश्य पे, यानी जो हमारा आज का जो पूरे विश्व में जो महामारी फैली हुई है इसे भी रोकने के लिए हम पूरे बड़े पैमाने पे इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं लोगों का, जो कि ठीक अगर देखें सिमिलर है ये हमारे एडवर्ड जेनर के थ्योरी से। बस इसमें क्या है, हम बहुत डेवलप हो चुके हैं, माइक्रोस्कोप है हमारे पास जिससे हमने वायरस का जो है कंप्लीट जो है यहाँ स्ट्रक्चर देखा। अब अगर आप देखेंगे ये कोरोना वायरस का एक स्ट्रक्चर है, इसमें एक्चुअली में मेनली क्या है तो आरएनए इसका जो है जेनेटिक मटेरियल होता है और जिस वायरस का जो है जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो रेट्रो वायरस की श्रेणी में आता है। जैसे एड्स वायरस हो गया, इबोला वायरस हो गया, ये सब कैसे वायरस है, ये सब जो है रेट्रो वायरस है क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना हुआ है। और इसका नाम कोरोना वायरस ही क्यों पड़ा, ये भी बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसमें क्या होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का जो है कोरोना भाग दिखाई देता है और सूर्य जो है बिल्कुल ही कोरोना वायरस की तरह दिखता है, इसीलिए कोरोना वायरस, इस वायरस जो रेट्रो वायरस था इसका नाम कोरोना वायरस रख दिया गया। अब यहाँ देखिए ये हमारे शरीर में कैसे इंटर करता है। ये जो स्पाइक्स आप देख रहे हैं ये कोविड के जो स्पाइक्स हैं ये हमारे शरीर, यानी ये हमारे शरीर जो है सेल से बना हुआ है और हर सेल में नोड्स होते हैं, बहुत सारे नोड होते हैं और इस नोड में एक आरएनए का एक अलग टाइप का एक प्रकार होता है, उसका नाम है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, शरीर में जो है न्यूक्लिक एसिड को पहचान कर ये यहाँ से उसको प्रवेश करवाना, यानी सेल में उसको एंट्री देना नोड के माध्यम से, ये मैसेंजर आरएनए का कार्य है। अब यहाँ इस नोड में मौजूद क्या है, मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए को सीधे चकमा देता है कोरोना वायरस, यानी हमारा जो शरीर का जो सिक्योरिटी गार्ड जो मैसेंजर आरएनए है ये कोरोना वायरस को समझ बैठता है न्यूक्लिक एसिड और इसे एंट्री दे देता है बिल्कुल सेल में। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है गड़बड़ी की। अब ये गड़बड़ी बहुत हद तक फैलती जाती है। अब इसमें अगर देखेंगे, हमने आरएनए के बारे में बात किया था तो आरएनए और डीएनए जरा समझ लेते हैं। डीएनए एक्चुअली में क्या होता है, ये डबल हेलिक्स है, इसको वाटसन और क्रिक ने सबसे पहले समझाया था डीएनए को। और आरएनए आप देख रहे हैं ये सिंगल हेलिक्स है, इसे किसे समझाया था, इसे समझाया था वाटसन एंड अर्ग ने। तो इसमें अगर देखिए ये डबल मॉडल है और ये सिंगल हेलिक्स मॉडल है। इसमें जो बेस है 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस से आपस में इनके जो हेलिक्स हैं वे आपस में जुड़ते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है डीएनए के जो हेलिक्स हैं आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो ये जुड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस के माध्यम से जो 4 प्रकार के होते हैं मेनली, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। यानी एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। वही अगर हम यहाँ देखें आरएनए के केस में तो साइटोसिन यहाँ मौजूद है, यहाँ पे अगर हम देखें तो गुआनिन मौजूद है, यहाँ एडेनिन मौजूद है और यहाँ एक बहुत ही बड़ा यहाँ देखेंगे ये अंतर है, यहाँ नाइट्रोजनस बेस थोड़ा कमजोर है, यानी कि थाइमिन जो है, थाइमिन की जगह पे यहाँ क्या हमें देखने को मिलता है, यूरेसिल। बस यही जो अगर हम बोले कोरोना के ट्रांसक्रिप्शन का ये भी सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये जो यूरेसिल है ये बहुत एक वीक वाला नाइट्रोजनस बेस है। इस माध्यम से ये क्या करता है, कोरोना हमारे शरीर में मैसेंजर आरएनए के माध्यम से रेप्लिकेट करता है। अब इसमें अगर हम देखें आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए मेनली जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम 3 प्रकार देखेंगे जो कि कोविड से संबंधित है। इसमें जो शुरुआती जो होता है यानी सेल में जो एंट्री होता है कोविड का वो मैसेंजर आरएनए के माध्यम से होता है। यानी मैसेंजर आरएनए को ये सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाता है और अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन है वो कोविड। और कोविड यहाँ से इन करता है, मैसेंजर उसे दे देता है जो है एंट्री। अब उसके बाद वो जाता है ट्रांसफर आरएनए के पास। यानी ट्रांसफर आरएनए का कार्य क्या है ये जरा समझते हैं। ट्रांसफर आरएनए न्यूक्लिक एसिड को राइबोसोम के पास भेजता है। यानी राइबोसोम के पास ही क्यों भेजता है, क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करती है और न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से मिल करके प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। तो यहाँ ट्रांसफर आरएनए जो है
उस कोविड को भेज देता है राइबोसोम के पास में, और राइबोसोम के पास में जाते ही राइबोसोमल आरएनए भी अपना कार्य पूरा करता है, और इस तरह से ये जो पूरा फंक्शन है इसे चकमा देते हुए कोविड जो है हमारे शरीर पे हावी हो जाता है, और जो हमारे शरीर का जो एनर्जी साइकिल है यानी एटीपी में होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में जो लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, उसे सीधे हमारे शरीर में क्या करता है, प्रभावित करता है। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, अब इससे बचने का एक ही रास्ता है, यानी कि आपको आपके जो मैसेंजर आरएनए है यानी जो आपके सेल का नोड है उसे बताना होगा कि ये न्यूक्लिक एसिड नहीं है, यह एक कोरोना वायरस है। और ये कैसे पता चलेगा दोस्तों, तो ये वैक्सीनेशन से ही पता चल सकता है। यानी कोविड का जो वैक्सीन आप लोगे इससे आपका बॉडी जो है इम्यूनाइज हो जाएगा, यानी कि कोरोना वायरस को पहचानने में सक्षम होगा। इसीलिए ये बिल्कुल ही जरूरी है कि आप कोविड का वैक्सीनेशन लगवाएं, और बिल्कुल लगवाएं, और ये भ्रांतियों में ना पड़े कि कोविड के वैक्सीन लगवाने से कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ देखेंगे हमारे भारत में कितने तरह के वैक्सीन लग रहे हैं। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में मॉडर्ना है, आपको फाइजर इंजेक्शन लग रहे हैं, एस्ट्राजेनिका के इंजेक्शन लग रहे हैं। लेकिन हम भारत में बात करेंगे, भारत में कोवैक्सीन लग रहा है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक 5 है, ये सब वैक्सीन लग रही है। मेनली ये 3 वैक्सीन लग रहा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर बोले तो कोविशील्ड लगाया जा रहा है। कोविशील्ड एक्चुअली में कुछ नहीं है, कोविशील्ड जो है वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का जो एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है उसी का पेटेंट मॉडल है जो कि भारत में चलाया जा रहा है। यानी एस्ट्राजेनिका का ही ये पेटेंट है, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनिका का पेटेंट जो कि भारत में चलाया जा रहा है कोविशील्ड के नाम से। अब हम देखेंगे कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड जो है हमारे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि आधार पूनावाला की एक कंपनी है। और हाल ही में आधार पूनावाला जो है भारत से जो है चुपके से यहाँ से भाग चुके हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारा जो धमकियाँ मिल रही थी। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनके चले जाने से जो है कोविशील्ड का जो है प्रोडक्शन रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर होता भी है तो उन्हें सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी वे ब्रिटेन में है, सुरक्षित है, और यहाँ जो है कोविशील्ड का जो है प्रोडक्शन बिल्कुल तेजी से चल रहा है। अब देखते हैं ये जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड में वायरल वेक्टर डाला गया है, यानी वायरल वेक्टर ऑफ कोरोना वायरस इसमें यूज किया गया है। और ये जो है इबोला वायरस का जो वैक्सीन बनाया गया है इसी के तर्ज पे काम करता है, यानी सेम मॉडल सिमिलर है इसका, इबोला वायरस का जो वैक्सीन है उससे सिमिलर मॉडल है। इसमें वायरल वेक्टर का यूज हुआ है, ठीक वायरल वेक्टर वही कोरोना वायरस जो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस का इसमें यूज किया गया है। अब इसमें हम आगे देखते हैं, यह है स्पुतनिक वी। अब ये स्पुतनिक 5 जो है, इसे देखने से पहले एक चीज देखिए, इसमें हमें 2 डोज मिलता है कोविशील्ड का। कोविशील्ड का 2 डोज जो मिलता है, दोनों के बीच अंतर होता है, ऐसा क्यों, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो इम्यूनाइजेशन होगा इसकी इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। मान के चलो कि अगर आप पहला डोज लेते हो, मानिए आपने पहला डोज लिया, फिर 10 दिनों के बाद या एक हफ्ते के बाद दूसरा डोज ले लोगे, तो आपकी जो इफिशियंसी है यानी इम्यूनाइजेशन की जो इफिशियंसी है वो 80-85% तक ही हो पाएगी। लेकिन आप अगर इसे 28 से 56 दिनों का अगर अंतर रखोगे पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में, तो ये जो इफिशियंसी है ये बढ़ के 90 से 95% हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ही फायदा है इसमें कि आप इसे गैप में ले, और इसे मतलब यही इसका एक मेनली एक कारण है। अब इसमें हम आगे देखेंगे स्पुतनिक 5, ये एक रसियन एक वैक्सीन है। इसे गमेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ रसिया ने इसे क्या किया है, डेवलप किया है। ये देखेंगे तो दुनिया में सबसे तेजी से बनाया गया वैक्सीन था, ये 2020 में ही इसे डेवलप किया गया, और पहला वैक्सीन भी इसे कहा जाता है। अब इसमें भी देखिए ये भी बहुत सिमिलर है, सिमिलर टू द कोविशील्ड, यानी कि इसमें लेकिन अगर देखेंगे 21 से लेके 28 दिन का अंतराल होगा इसमें, पहले डोज और दूसरे डोज में। बस इसका कारण क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, इस इंटरवल का कारण बस इसीलिए है क्योंकि ये जो इम्यूनाइजेशन का इफिशियंसी को बढ़ाना है, यानी 90% से इसे ऊपर ले जाना है। अब हम इसमें देखेंगे आगे, आगे इसमें अगर देखिएगा तो इसमें एडेनो वायरस का यूज किया गया है, यानी इनएक्टिव एडेनो वायरस जो है कोरोना वायरस की तरह ही एक क्या है, ये वायरस है जिसका यूज किया गया है। ये रेट्रो वायरस का ही प्रजाति का एक वायरस है, इसमें इसका यूज किया गया है। अब देखिए ये यहाँ पे क्रांति आने वाला है जो कि रशिया में आ चुका है अभी हाल ही में, ये अभी इन्होंने लॉन्च किया है स्पुतनिक लाइट।
ये क्या है, ये सिंगल डोज वाला ये कोविड का वैक्सीन है। यानी एक डोज में जो है आप बिल्कुल इम्यूनाइज हो जाएंगे, और बस ये भारत में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। तो ऐसे ऐसे वैक्सीन अब जल्दी ही आने वाली है कि सिंगल डोज में ही जो है आपको पूरी तरह से इम्यूनाइज किया जा सके। हालांकि ये अब आने ही वाली है, इसे टाइम लगेगा थोड़ा। तो अभी आगे देखते हैं हम, अभी कौन सी एक वैक्सीन है हमारे पास। अभी हमारे पास एक और है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, जो कि अगर देखें कोविशील्ड से पहले से ही, कोविशील्ड से पहले थोड़ा पहले इसे मतलब डेवलप कर लिया गया था। ये भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, और इसमें भी क्या है, इसमें होल वेरिएंट इसमें यूज किया गया है इनएक्टिव कोरोना वायरस का। ठीक है, इसमें हेपेटाइटिस ए है, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा वगैरह टाइप का जैसे वैक्सीनेशन जो बनता है ना, बस सिमिलर उससे रिलेटेड है ये। यानी वैसा ही इसमें प्रोसेस अपनाया गया है, जैसा कि रेबीज का टीका, इन्फ्लुएंजा है और हेपेटाइटिस ए वगैरह के टीके में इसका यूज किया गया है। अब इसमें भी जो है डोजेस के अंतर है, इसीलिए है क्योंकि इम्यूनाइजेशन की जो इफिशियंसी है बढ़ाई जा सके। लेकिन इसमें जो है ये 4 से लेके 6 हफ्ते के बीच में है, मतलब इसमें अगर आप देखें 28 से लेके 42 दिन के बीच का अंतर रहेगा। जबकि अगर कोविशील्ड की बात करें तो उसमें 28 से 56 दिन का अंतर रहेगा, और सबसे कम अंतर रहेगा आपका स्पुतनिक 5 में, जो कि 21 से 28 दिन का रहेगा। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, सभी वैक्सीन जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आपको ऐसे भी आपको सिलेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल होगा वही आपको लगाया जाएगा। अभी अगर बात करें हम आगे, हमने तो अभी देखा ये वायरल इन्फेक्शन का बात था। अभी हमारे देश में कुछ दिनों से केसेस आ रहे हैं, एक मिक्रोमाइकोसिस नाम का एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसे आम भाषा में ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। इसे साइंटिफिक अगर भाषा में बोले तो ये मिक्रोमाइकोसिस नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली में अगर देखें तो ये कोई नया फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये नया फंगल इन्फेक्शन नहीं है। ये ऑलरेडी अगर देखें सॉइल में, आपको कंटामिनेटेड वाटर्स में, और उसके बाद अगर देखें हम प्लांट्स का जो यानी पेड़ पौधे के छाल में पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण है स्टेरॉइड्स का बेतहाशा यूज करना। यानी कि बेवकूफ़ी की यहाँ पराकाष्ठा पार कर दी गई है। जो स्वस्थ हैं और जो जो कोरोना पेशेंट है उन्हें तो चलिए समझ में आ रहा है, उनको ज़रूरत है, यानी डेक्सामेथासोन जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है। आम पब्लिक को भी थोड़ा सा फ्लू हो रहा है, बस डेक्सामेथासोन जा करके मेडिकल से जा करके ले रहे हैं और खा रहे हैं। एक्स्ट्रा यूज करोगे तो ये इसीलिए ये क्या हो रहा है, शरीर में ज़्यादा ये अभी असर कर रहा है, वही स्टेरॉइड के चलते मेनली। अब इसका जो है फंक्शन अगर देखेंगे तो बिल्कुल कोरोना की तरह ही है, लेकिन कोरोना तो वायरल इन्फेक्शन है, बस ये भी क्या होगा, नेसल कैविटी के माध्यम से आपके शरीर में इन करता है। और कोरोना में तो जो डैमेज है उसे क्या रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन ब्लैक फंगस क्या है, इसमें जो है फेफड़ा जो है कंप्लीटली परमानेंट डैमेज हो जाता है। आपके आंखों में बहुत ज़्यादा इसमें अभी आंखों में देखने को मिल रही है शिकायत, आंख बहुत कोई अंधे हो जा रहे हैं। अगर आपके ब्रेन में हो जाता है तो फिर मतलब मौत भी हो सकती है। इसका बस बचने का एक ही रास्ता है, मास्क वगैरह का यूज़ करें। उसके बाद ज़्यादा नमी वाले एरिया में ना रहने की कोशिश करें। अगर आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं, अपने खेत में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो मिट्टी में ज़्यादा करके भी है ये, तो अपने नेल्स यानी नाखून को आप बिल्कुल काट करके एकदम छोटा काट करके रखें, और उसके बाद साफ सफाई से रहें। बस इसका यही एक रास्ता है। बाकी इसके हो जाने के बाद एंटी फंगल जो एंटीबायोटिक्स इसमें चलाई जा रही हैं, और ज़्यादा अगर हो जा रहा है तो इसमें ऑपरेशन भी करने का जो नौबत आ जा रही है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये डेक्सामेथासोन है जिसके बारे में हमने बात किया था। तो इसका यूज ना करें दोस्तों। इतना ही दवा खाने का शौक है तो विटामिन सी का टेबलेट ले सकते हैं, आप जिंकोविट खा सकते हैं, उससे भी आपका इम्यून सिस्टम कुछ हद तक बढ़िया रहेगा। तो यही कीजिए। अब देखिए इसमें, चलिए तो अब देखते हैं हमारे शरीर में और भी बहुत अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। यानी कि हमारे अभी तक क्या हो रहा था शरीर में, यानी एपिडर्मिस यानी त्वचा में होने वाला जो इन्फेक्शन हो रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, उनमें से कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए ये जनाब जो है कंप्लीट चांद बन चुके हैं, यानी चांद सा मुखरा इनका हो चुका है। क्यों, तो बस ये जो एक फंगल इन्फेक्शन है टीनिया कैपिटिस ने इन्हें चांद सा सुंदर बना दिया। यानी गंजापन का कारण एक हो जाता है टीनिया कैपिटिस। ये जो है ये कैसे ठीक होगा,
तो आप सॉल्यूशन लगा सकते हो कीटोकोनेजोल आईपी सॉल्यूशन वाला, अगर आप लोगे लोशन, उससे बहुत हद तक इसमें राहत देखने को मिलती है। अब इसी टाइप का एक और है, यहाँ देखिए, ये रिंग वर्म है। अब रिंग वर्म जो है ये कैसे हो जाता है, तो ये भी टिनिया परिवार का ही एक फंगल इन्फेक्शन है। ये टिनिया कार्पोरिस से होता है। ये इसमें क्या होता है, बॉडी में गोल गोल चकते जैसे हो जाते हैं। एक्चुअली में इसका नाम है रिंग वर्म, लेकिन ये वर्म से ना होकर के ये फंगल इन्फेक्शन है एक, ये ध्यान में रखेंगे। ऐसा ही एक सिमिलर देखिए क्या है, ये पैर में हो जाता है, यानी पैर की उंगलियों के बीच में हो जाएगा, पूरे एड़ी में आपको हो जाएगा। ये एथलीट फुट नाम का एक फंगल इन्फेक्शन है। ये कैसे होता है, तो ये भी एक टिनिया नाम का ही क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, टिनिया पैडिस, यानी टिनिया पैडिस से हो रहा है एथलीट फुट, और चांद सा मुखड़ा बन जा रहा है टिनिया कैपिटिस से। ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। तो अब आइए, अब बात करते हैं कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है ये कैसे लगेगा। तो ये लगाने का जो तरीका है, इसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर आरोग्य सेतु से भी कर सकते हैं, और नहीं तो उससे मुझे आसान लगा, ये कोविन पोर्टल से आप रजिस्टर कीजिएगा। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, बस वहाँ क्लिक कीजिएगा। होम पेज पर यहाँ आपका जो खुल जाएगा, यहाँ जो पीला वाला दिख रहा है, ये पीला वाला जो है, यहाँ से रजिस्टर कर लीजिएगा। अपना जो है पिन कोड के माध्यम से अपना डेट देख लीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा। 1 से 1.5 महीना के अंदर में पहला डोज पड़ जाएगा। और वैक्सीन लीजिए, लापरवाही मत कीजिए, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, क्योंकि अभी हालात कुछ हद तक सुधरेंगे। अभी 1 महीने के अंदर में कुछ बहुत ही कमी आने को देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी कोरोना वायरस में। तो घबराइए मत, घर पे रहिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब हम अगले सेशन में मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।